हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एम के लर्निंग अड्डा पर। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के चैप्टर नंबर 6 में आज हम लेके आए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ पियाजे का संज्ञानात्मक विकास। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि कोई भी टीचिंग रिलेटेड एग्ज़ाम हो, चाहे सीटेट हो, केवीएस हो, स्टेट लेवल का टेट एग्ज़ाम हो या अदर टीचिंग एग्ज़ाम हो, वहाँ पर पियाजे से संबंधित ज़्यादातर प्रश्न देखने के लिए मिलते हैं। और इनका जो संज्ञानात्मक विकास है यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसे हम 2 वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में समझने का प्रयास करेंगे और पियाजे ने इससे संबंधित जो 4 फैक्टर्स बताए हैं यानी कि मैच्योरेशन, एक्सपीरियंस, सोशल इंटरेक्शन और एक्लिब्रेशन, इसे हम विस्तार से समझेंगे। और हमारी जो अगली वीडियो होगी उसमें हम संज्ञानात्मक विकास की जो 4 अवस्थाएं हैं यानी कि 4 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पूरी जानकारी आपके लिए विस्तार से दी जाएगी। एक एक पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। दोनों वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। उम्मीद है आपके लिए ये वीडियो अवश्य पसंद आएंगी। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना है और वीडियो पर अंत तक बने रहना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ पियाजे यानी कि पियाजे का संज्ञानात्मक विकास। तो दोस्तों, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पढ़ने से पहले जीन पियाजे के कुछ बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है। जीन पियाजे के अगर पूरे नाम की बात की जाए तो जीन पियाजे का जो पूरा नाम जीन विलियम फ्रेड पियाजे, इनका जन्म 9 अगस्त 1896 को स्विट्ज़रलैंड में हुआ था। ये ध्यान रखने वाली बात है। ये स्विट्ज़रलैंड के चिकित्सा मनोविज्ञानी थे। इन्हें स्विस साइकोलॉजिस्ट कहा जाता है, ये ध्यान रखना है हमारे लिए। अगर प्रश्न पूछ लेता है कि स्विस साइकोलॉजिस्ट किसे कहा जाता है तो हमें ध्यान रखना है पियाजे के लिए। पियाजे को स्विट्ज़रलैंड का चिकित्सा मनोविज्ञानी कहते हैं। पियाजे बाल विकास पर किए गए कार्यों के कारण प्रसिद्ध हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इन्होंने सबसे ज़्यादा जो कार्य किया है वो बाल विकास पर किया है, बच्चों पर अपना कार्य किया है। इसीलिए इन्हें बाल मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी किसे कहा जाता है। फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी किसे कहा जाता है तो हमें ध्यान रखना है जीन पियाजे को फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी यानी बाल मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। पियाजे ने बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक कहा है क्योंकि पियाजे का मानना था कि बच्चे जो होते हैं वो अपनी समझ का निर्माण, अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं और वो अपनी समझ जो है खुद विकसित करते हैं। इसलिए उन्होंने कहा है कि बच्चे जो हैं वो नन्हे वैज्ञानिक यानी कि लिटिल साइंटिस्ट हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पियाजे ने एक्टिविटी को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है। पियाजे का मानना है कि बच्चे जो हैं एक्टिविटी के द्वारा ज़्यादा सीखते हैं। अपनी एक्टिविटी को वो बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रेशर के अपने स्वयं में खोकर वो चीज़ों को ज़्यादा सीखते हैं। हम अपने आसपास के बच्चों के लिए देखते हैं, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वे खिलौने या कोई वस्तु अगर उनके सामने रख दी जाए तो वो उसे क्या करते हैं, उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं, उन्हें खोलते हैं, बनाते हैं, बिगाड़ते हैं। उससे वो क्या करते हैं, वो उसके बारे में जानने का प्रयास कर रहे होते हैं, उससे अपनी समझ का निर्माण कर रहे होते हैं, अपने ज्ञान का निर्माण कर रहे होते हैं। तो पियाजे ने इसी को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है। उनका मानना है कि बच्चे जो हैं वो अपनी एक्टिविटी से सबसे ज़्यादा सीखते हैं। पियाजे ने दर्शन शास्त्र यानी कि फ़िलॉसफी और नैतिक विकास यानी मॉरल डेवलपमेंट के क्षेत्र में काफ़ी काम किया है। पियाजे के अनुसार विकास जो है यानी डेवलपमेंट एक अनियमित प्रक्रिया है यानी कि डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है। यानी कि पियाजे का ये मानना था कि बच्चे की जो उम्र है उसके आधार पर उसकी प्रोग्रेस होगी, उसके आधार पर उसका विकास होगा, डेवलपमेंट होगा। यानी कि छोटा बच्चा है वो अपने स्तर से ही काम करेगा, बड़ा बच्चा जो है वो अपने अधिक स्तर से काम करेगा। छोटे बच्चे के लिए हम मान लीजिए कोई बड़ा कार्य नहीं दे सकते, जितनी जिसकी उम्र होगी उसी स्तर का वो कार्य कर सकता है। इसलिए उनका मानना है कि विकास जो है वो अनियमित प्रक्रिया यानी कि डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत सिखलाया है कि पूर्व संक्रियात्मक सोच से मूर्त संक्रियात्मक सोच में होने वाला बदलाव को
पियाजे द्वारा प्रदत्त कुछ अवधारणाएं हैं जिनके बारे में जानना आवश्यक है। इनकी जो प्रमुख अवधारणाएं हैं: समायोजन, आत्मसात्करण, एसिमिलेशन, अनुकूलन, वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस, आत्म केंद्रीकरण यानी ईगोसेंट्रिज्म, संरक्षण, कंजर्वेशन, परकाल्पनिक यानी निगमित सोच, हाइपोथेटिक, डिडक्टिव रीजनिंग। इनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। संज्ञानात्मक विकास का संबंध बौद्धिक कौशल से, यानी कि बुद्धि से संबंधित जितने भी कौशल होंगे या मानसिक गतिविधियाँ, जितनी भी मानसिक गतिविधियाँ होंगी वो सब संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आती हैं। चाहे वो बच्चे की सोच हो, जैसे कि थिंकिंग, तर्क शक्ति, रीजनिंग हो, या समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये जितने भी कौशल होंगे दिमाग से संबंधित वो सभी संज्ञानात्मक विकास में शामिल कर लिए जाते हैं। या कह सकते हैं कि संज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य मन की उन आंतरिक प्रक्रियाओं से होता है जो कुछ सीखने या जानने की ओर ले जाती हैं। इसमें सभी मानसिक गतिविधियों को शामिल कर लेते हैं, चाहे वो ध्यान देना हो, याद करना हो, संकेतीकरण, वर्गीकरण, योजना बनाना, समस्या समाधान करना, सृजन करना, कल्पना करना। ये सब क्या है? ये सब संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत ही आते हैं। चलिए जानते हैं 4 फैक्टर्स ऑफ पियाजे। पियाजे के कौन से 4 प्रमुख फैक्टर हैं। पहला है परिपक्वता यानी कि मैच्योरेशन। दूसरा अनुभव यानी एक्सपीरियंस, फिजिकल एक्टिविटी पर विशेष रूप से जोर दिया है। तीसरा है सामाजिक अन्योन्य यानी कि सोशल इंटरेक्शन, इस पर विशेष रूप से ज़्यादा जोर नहीं दिया है। और चौथा है संतुलन यानी एक्विलिब्रेशन। अब प्रत्येक फैक्टर के लिए हम बहुत ही विस्तार से समझेंगे। चलिए सबसे पहले समझते हैं मैच्योरेशन यानी परिपक्वता। ये एक बायोलॉजिकल मैच्योरेशन है। यहाँ पियाजे का मानना है कि उम्र के साथ ही बच्चे की समझ विकसित होती है, यानी कि बच्चा जो होता है जिस उम्र का होगा उसी स्तर की उसकी समझ विकसित होगी। जब तक बच्चा जो है बायोलॉजिकल मैच्योर नहीं होगा तब तक बच्चा सीखने में कठिनाई महसूस करेगा या बच्चा सीख ही नहीं सकता है। यहीं से रेडीनेस टू लर्न का कंसेप्ट निकलता है। पाठ्यक्रम का जो निर्धारण है वो बच्चे की उम्र के आधार पर ही निर्धारित किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप मान लीजिए 2 वर्ष के बच्चे के लिए 10 वर्ष के स्तर का पाठ्यक्रम का निर्धारण कर दें, या कक्षा 1 के बच्चे के लिए कक्षा 6 के स्तर का पाठ्यक्रम निर्धारण कर दें। ये नहीं हो पाएगा क्योंकि बच्चा जो है वो मैच्योर नहीं है। अपनी उम्र के हिसाब से ही बच्चा मैच्योर होता है और इसी पर सबसे ज़्यादा पियाजे ने जोर दिया है। पियाजे का अगला फैक्टर है एक्सपीरियंस, हिंदी में बोले तो अनुभव। पियाजे ने बच्चों के लिए नन्हे वैज्ञानिक या लिटिल साइंटिस्ट कहा है क्योंकि वे अपनी नई नई खोज करते रहते हैं। बच्चे क्या करते हैं कि अपनी फिजिकल एक्टिविटी के ज़रिए अपनी नई नई खोज करते हैं, अपनी समझ को विकसित करते हैं। अगर उनके सामने कोई वस्तु या कोई खिलौना उनके सामने आ जाता है बच्चों के सामने, तो वो क्या करते हैं, उस वस्तु के लिए देखते हैं, परखते हैं, उसे तोड़ते हैं, बनाते हैं, बिगाड़ते हैं, फिर बनाते हैं। इससे वो क्या करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी के ज़रिए अपनी समझ बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। और इसीलिए पियाजे ने बच्चों के लिए नन्हे वैज्ञानिक यानी कि लिटिल साइंटिस्ट की संज्ञा दी है। पियाजे का जो अगला फैक्टर है सामाजिक अन्योन्य या सोशल इंटरेक्शन, इस पर पियाजे ने ज़्यादा विशेष जोर नहीं दिया है। यहाँ पर केवल उन्होंने इतना ही कहा है कि बच्चे एक दूसरे से मिलते हैं और अपनी समझ खुद विकसित करते हैं। यानी कि बच्चा समाज से इंटरेक्ट तो करता है लेकिन अपनी समझ जो है वो खुद बनाता है। पियाजे का अगला फैक्टर है एक्विलिब्रेशन, हिंदी में बोलते हैं संतुलन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है और थोड़ा टिपिकल भी है। इसे हमें बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। सबसे पहले हम समझते हैं एक्विलिब्रेशन। एक्विलिब्रेशन से तात्पर्य बैलेंस से होता है, यानी कि जो चीज़ आपके दिमाग में है और वही बाहर है, तो इसका मतलब ये है कि आप बैलेंस में हैं। कन्फ्यूजन से क्लियरिटी की ओर जाना ही क्या होता है, संतुलन होता है। एक्विलिब्रेशन में 2 चीज़ें शामिल होती हैं। पहली है एडेप्टेशन, अनुकूलन, दूसरी है ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में बोलते हैं संगठन। एडेप्टेशन में भी 2 चीज़ें शामिल रहती हैं। पहली है एसिमिलेशन यानी कि आत्मसात्करण और दूसरी है एकोमोडेशन यानी कि समायोजन।
दोनों के लिए हम विस्तार से समझेंगे, तभी हम एक्लिब्रेशन को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। चलिए जानते हैं एसिमिलेशन या आत्मसातकरण ये क्या होता है। किसी नए स्कीमा का निर्माण करने या स्कीमा में किसी नई जानकारी को ऐड करने की जो प्रक्रिया होती है उसे ही एसिमिलेशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे के सामने कोई नई चीज़ प्रस्तुत की जाती है, नई जानकारी दी जाती है, या नई सिचुएशन सामने लाई जाती है, या नई कोई प्रॉब्लम समस्या सामने आती है, तो उससे संबंधित जो जानकारी बच्चे के लिए दी जाती है, तो बच्चा उस जानकारी को क्या करता है, अपने माइंड में या अपने दिमाग के स्कीमा में उस चीज़ के लिए फ़िट कर लेता है। तो उससे अपने दिमाग में जो फिट करने की प्रक्रिया होती है, ऐड करने की प्रक्रिया होती है, या जोड़ने की जो प्रक्रिया होती है, उसे ही हम एसिमिलेशन या आत्मसातकरण कहते हैं। जहाँ ऐड शब्द का प्रयोग होगा वहाँ पर एसिमिलेशन नहीं माना जाएगा। जानते हैं एक्मोडेशन या समायोजन। जब किसी नई सिचुएशन के आधार पर हम अपने स्कीमा में कुछ चेंज करते हैं या मॉडिफाई करते हैं तो उसे समायोजन या एक्मोडेशन कहते हैं। मान लीजिए किसी बच्चे ने पहली बार उड़ते हुए पक्षी को देखा, तो उसे बताया गया कि बेटा ये उड़ रहा है, वो क्या है, पक्षी है। तो उस बच्चे ने उस पक्षी से संबंधित जो जानकारी है उसे अपने स्कीमा में क्या कर लिया, ऐड कर लिया, या फिट कर लिया, या एसिमिलेट कर लिया, यानी कि उसका क्या कर लिया, आत्मसातकरण कर लिया। लेकिन कुछ दिन बाद उस बच्चे ने उड़ता हुआ एक हवाई जहाज़ देखा, लेकिन उसके जो दिमाग के स्कीमा में जो पक्षी से संबंधित जानकारी फिट थी, तो उसी के आधार पर उसने पता लगा लिया कि जो उड़ रहा है वो क्या है, पक्षी है। लेकिन जब उसे बच्चे के लिए ये बताया गया कि बेटा ये उड़ रहा है, ये पक्षी नहीं बल्कि हवाई जहाज़ है, तो उस बच्चे ने अपने स्कीमा में नई जानकारी यानी नई सिचुएशन के आधार पर अपने स्कीमा को मॉडिफाई किया, या उसमें जो जानकारी फिट थी उसे क्या किया, चेंज किया। तो उसे चेंज करने की जो प्रक्रिया है उसे ही हमने क्या करते हैं, एक्मोडेशन या समायोजन कहते हैं। तो जहाँ पर कभी एडजस्ट, मॉडिफाई, एडप्ट या चेंज ये शब्द जहाँ प्रयोग होंगे वहाँ पर एक्मोडेशन या समायोजन होगा। अब चलिए एसिमिलेशन और एक्मोडेशन दोनों को एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण के साथ समझने का प्रयास करते हैं। चलिए इस उदाहरण को बहुत ही ध्यान से पढ़ते हैं और इसके आधार पर ही हम अच्छे ढंग से समझ पाएंगे कि एसिमिलेट और एक्मोडेट दोनों में क्या डिफरेंस होता है। मान लीजिए किसी छोटे बच्चे ने बिल्ली को पहली बार देखा और पूछने पर उसके माता पिता ने उसे बताया कि बेटा ये बिल्ली है, इसके 4 पैर होते हैं, 2 कान होते हैं और एक पूँछ होती है। तो बच्चे ने बिल्ली से संबंधित जो जानकारी है अपने स्कीमा में ऐड कर लिया, यानी कि उस जानकारी के लिए जोड़ लिया या फिट कर लिया, या कह सकते हैं एसिमिलेट कर लिया या आत्मसात कर लिया। फिर उस बच्चे ने कुत्ते को देखा। पहली बार में बच्चे ने कुत्ते को बिल्ली समझ लिया क्योंकि उसके स्कीमा में जो जानकारी थी वो बिल्ली की थी। फिर बच्चे को बताया गया कि बेटा ये बिल्ली नहीं कुत्ता है। अब बच्चे के सामने क्या हुआ, नई सिचुएशन सामने आ गई। अब बच्चा अपने स्कीमा में जो बिल्ली से संबंधित जो जानकारी फिट थी उसमें क्या करेगा, मॉडिफाई करेगा। तो बच्चे ने उस जानकारी के लिए मॉडिफाई किया या एडजस्ट किया या चेंज किया, और कह सकते हैं कि उसने एक्मोडेट किया यानी कि समायोजन किया, यानी कि उस जानकारी को समायोजन किया। यानी कि बच्चे के सामने जब पहली सिचुएशन सामने आई तो उसने उस जानकारी के लिए क्या किया, एसिमिलेट किया। और जब उसी से मिलती जुलती दूसरी सिचुएशन यानी कि नई सिचुएशन उसके सामने आई तो उसने क्या किया, एक्मोडेट किया। उम्मीद है इस उदाहरण के आधार पर आपके लिए बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ चुका होगा कि एसिमिलेट और एक्मोडेट दोनों में क्या डिफरेंस है और दोनों क्या होते हैं।